एवरीवन, वेलकम टू थर्ड एडवाइस। यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। एम ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सच्ची बातें करें। आज का टॉपिक है पराशर एस्ट्रोलॉजी और हमारे साथ है एस्ट्रोडेव मुखर्जी। चलिए। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ जरूर। देखो, मैं तो 10 12 साल पहले से मैं एस्ट्रोलॉजी में था। वो मेरा हॉबीज था। वो मेरा एक किताब था, एक बंगाली किताब। वो जो बीपीएचएस होता है ना, बृहद पराशर होड़ा, हाँ, उसका हाँ। बंगाली ट्रांसलेशन। तो मेरा पास एक किताब था। उसमें जो भी मैंने सीखा उस किताब से सीखा। एकदम सीधी बात है। तो 14 15 साल पहले से मैं थोड़ा थोड़ा वो पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी बहुत लगा। मैंने देखा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी कुछ है। तो मैं उस टाइम में, मान के चलो 10 12 साल पहले, मेरा कुछ रिलेटिव का चार्ट उस टाइम में मैंने देखा था। एक दो प्रेडिक्शन देता था। तो मैंने देखा वो मिल जाता है। एक दो प्रेडिक्शन। मेरा कोई रिलेटिव जानना चाहता है कि मेरा जॉब चेंजेस होगा कि प्रमोशन कब होगा। तो छोटा छोटा एक दो प्रेडिक्शन मैंने देता था, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ गलत प्रेडिक्शन देने से अच्छा नहीं देना है। एक दो प्रेडिक्शन देता था। किसी का मैरिज कब होना, ये छोटा छोटा एक दो प्रेडिक्शन देता था। तो उसके बाद मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ है, एकदम बेकार चीज नहीं है। मैंने तो इंट्रोडक्शन एक बार तुम्हारे साथ बात भी किया था कि हमारा, मैं तो तीनों चीज को मानता हूँ। परवरिश एक चीज होता है, जीन एक चीज होता है, और ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी भी एक चीज होता है। तो मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी का मतलब इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। क्योंकि एक ही फैमिली में दो तीन बच्चा होता है, एक बच्चा एक टाइप का होता है और एक बच्चा अलग टाइप का होता है। ये तो हमने सब जानता है। तो इसका असर क्यों होता है? एक ही फैमिली, एक ही परवरिश, एक ही जीन, लेकिन अलग क्यों है? तो मैंने सोचा हाँ, एस्ट्रोलॉजी कुछ है। जब वो बच्चा पैदा होता है ना, उस टाइम जो सारा प्लैनेट, नक्षत्र उस टाइम में जिस पोजीशन में होता है, तो उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। उसको हम नाटल चार्ट बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट मेरा हिसाब से कम 50% तो होना ही चाहिए। बाकी 50% हम लोग मान सकते हैं कि इंसान को बदल सकता है, कि उसका जीन अलग होने से हो सकता है, उसका परवरिश। लेकिन मेरा हिसाब से 50% कम से कम एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट है। तो उसके बाद से मैंने, मान लो 2017 में एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एक ग्रुप खुला था। धीरे धीरे चल रहा है। अभी मान के चलो 7 साल से मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और 2019 से मैं ऑफलाइन से सिखाता हूँ। दो तीन स्टूडेंट करके मैं ऑफलाइन से सिखाता हूँ। सर, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पूछूँ। आपने सर वो बीपीएचएस बुक क्यों उठाई? ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, या कोई भी आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है, या फिर आप किस तरीके से वो बीपीएचएस की तरफ गए? क्वेश्चन क्यों गया है? एक्चुअली मेरा ना बड़ा भाई वो एस्ट्रोलॉजी वो करता था। उसका उसका भी हॉबीज था। तो मैंने उसी के उसको देखकर ना मुझे थोड़ा लगा कि वो भी प्रेडिक्शन देता था उस समय। मान के चलो, हाँ, आज से 20 साल पहले वो भी थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन देता था। उससे मतलब इंस्पायर होके बोल के चलो कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ है। मेरे बारे में भी एक दो चीज बताया था। तब जाके मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी तो, तुम मान के चलो, मेरा दादा को देखकर मुझे, बड़े भाई को देखकर मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, हाँ, हाँ। क्या संजोग संजोग बोल सकते हो। मेरा एक दोस्त था उस टाइम में, बचपन का दोस्त। वही मुझे वो किताब गिफ्ट में दिया था। फ्रेंड्स, हाँ, सोचो, आज भी मेरे पास वो किताब है। अच्छा। आज भी है वो। 15 16 साल पहले मुझे वो एक फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया था वो किताब। बस उसी से मेरा स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में। सर, मैं दरअसल ऐसा सोचता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी में आना है, ये अलग अलग जरिया होता है, बट आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी। हमें हमारे
हमारा डेस्टिनी है कि इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ जाए, इसके बारे में पढ़े, इसके लिए समहाउ और सम अदर वे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग उसके ऊपर सीख लेते हैं, वो बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वेज अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली दरअसल पूरा डेस्टिनी का ही खेल है कि यहाँ पे आना, अ, सीख जाना, समझ लेना। हाँ हाँ, ये मैं एक बात सब है। चीज आपको यहाँ पे ऐसे पूछूंगा कि हम्म, आपको, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी आपने सीखा, आपको लगा ऐसे कि सही है, तो मैं आपको थोड़ा, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आप अच्छे से सिखाते हो, बहुत सालों से आप इस फील्ड में, तो अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि सर वो प्लैनेट्स इतने दूर हैं, है ना, वो तो हमें तो पता भी नहीं है कि एरिस साइन कहाँ है। हम लोग तो बस वो जो बुक में लिखा है वही देख रहे हैं। तो क्यों उसका इफेक्ट अपने ऊपर होता है, या हम ह्यूमंस के ऊपर होता है, क्यों क्यों ऐसा होता है सर? अच्छा, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखो, हमारा मुनि ऋषि ना 6,000 7,000 साल पहले वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था एक्चुअली। अब देखो, मान के चलो 70 साल 70 80 ईयर्स पहले जो मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया कि जो प्लैनेट से बोलो या स्टार से जो एनर्जी आता है, कॉस्मिक एनर्जी बोलो, मैग्नेटिक एनर्जी, वो हमारे शरीर नहीं बल्कि पूरा अर्थ को आर पार कर चला जाता है। मतलब 70 80 साल पहले मॉडर्न साइंस ने ये मतलब मान लिया, हाँ, स्टार का जो इफेक्ट, कॉस्मिक रे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वेव जो आता है, सिर्फ हमारा शरीर नहीं, वो कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं, पूरा अर्थ को आर पार करके जाता है। तो सोचो, हमारा मुनि ऋषि उसी हिसाब से ही कि हमारे ऊपर जितना भी दूर हो स्टार, उसका जो एनर्जी आता है हमारे ऊपर से, तुम सोचोगे ना, दिमाग घूम जाएगा कितना मतलब एडवांस उस टाइम में वो हमारा मुनि ऋषि ने बनाया था। कि देखो, उस पूरा एक जो जोडियाक होता है ना, एक सर्कल के तरह 360 डिग्री, उसको उसने ही डिवाइड किया था मुनि ऋषि ने, हम लोग तो नहीं। कि 12 साइन अलग अलग। देखो, एक एक जोडियाक क्या होता है, एक एक जोडियाक जो साइन होता है ना, जो राशि भी बोला जाता है, वो एक ही चीज है, जोडियाक साइन राशि। वो कई सारे स्टार मिलकर ना एक एक जोडियाक होता है। उसका अलग अलग जो नेचर होता है, उसने डिस्क्राइब किया हमारा मुनि ऋषि। एरिस, ठीक है, ये एरिस का जो जितना सारा स्टार है उसको मिला के, कुल मिला के जो एनर्जी आ रहा है हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर, ये उसने मुनि ऋषि ने बता के गया। अब देखो, मैं एक बात बताऊंगा, बहुत सारे ना श्लोक का जो उस टाइम में किया था, वो ना थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि मॉडर्न जमाने में कहीं वो किताब, पुराना किताब गायब हो गया, उसका पता भी नहीं चला। और दूसरा चीज है, एक एक ट्रांसलेटर ना वो अपना हिसाब से उस श्लोका को ट्रांसलेट कर दिया, वरना ओवरऑल जो बता के गया है वो सब सही है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आज मॉडर्न साइंस 70 80 ईयर्स पहले जो, हाँ, माना कि जो रेस आता है सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, पूरा अर्थ को आर पार कर जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी 100% है, वही इफेक्ट देता है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एस्ट्रोलॉजी है, जो इंटरप्रिटेशन है वो शायद अलग हो हाँ, सकता है। जिस अलग हो तरीके सकता से मतलब आपने जैसे कहा, क्योंकि वो लिखा हुआ वो वैसा ही है, है। अभी हाँ का उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो रेफरेंस है, वो शायद हाँ अभी किस अलग तरीके से हमें देखना चाहिए। वो टाइम पे जैसे हम लोग राहु कहते थे, तो राहु कहते थे जो समाज में है नहीं, जो बाहर हाँ है ना, हाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इस तरीके से, वो वो टाइम पे शायद वो खराब हुआ होता। अभी के हाँ टाइम पे वो खराब भी है, लेकिन वो अच्छा भी है ना, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। राहु का, क्योंकि वो थोड़ा अभी के टाइम पे बाहर जाना, जैसे पहले फॉरेन या बाहर जाना, मतलब ये कहते थे हाँ, कि वो खराब हो गया, पनिशमेंट, पनिशमेंट। पनिशमेंट हो गया, पनिशमेंट हो गया। हाँ, बट अभी लेकिन वो हर टाइम पनिशमेंट नहीं है। हाँ अभी भी हाँ उसके जो जो बुरा इम्पैक्ट है वो है, आप आपके फैमिली से दूर रहते हो, दोस्तों से दूर रहते हो, लेकिन अभी हाँ अच्छा भी है, क्योंकि फॉरेन जाते हो तो और अलग
आपको एक दुनिया मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो बहुत सारी जो गलत फहमियां है वो दरअसल वो कॉन्टेक्स्ट ना समझने के वजह से है। मुझे ऐसा एकदम। लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन में कहीं वो एस्ट्रोलॉजी मिस हो जाती है ना। जो हाँ जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है वो है, जो एस्ट्रोलॉजर पार्ट आता है वो शायद वो हाँ पढ़ नहीं पाता, हाँ और ऐसे ही वो मिस कर जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे गलत फहमियां आगे आ जाती है कि शायद एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजर जिस तरीके से बताता है वो सही नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ही सही नहीं है। तो ये एकदम। आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो मैं आपको इसी बात के ऊपर थोड़ा आगे जाके ये पूछना चाहूंगा, हम्म, आपके एक्सपीरियंस में आपने कोई ऐसा एक चीज देखी है जो आपने पढ़ा, वो थियोरी में है लेकिन शायद हम्म, अभी वो उतनी एप्लीकेशन में यूज नहीं होती, या फिर यूं कह लो कि समाज में आज जो सोसाइटी है वो थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, दरअसल एक्चुअल में आपने प्रैक्टिकल लाइफ में शायद देखा होगा कि वो उतना इम्पैक्टफुल है नहीं। सो जैसे दरअसल मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम्म, साढ़े साथी है, या जो अच्छा, मांगलिक दोष जिसे बोलते हैं, या फिर यूं कह लो कि काल सर्प दोष करके एक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इसके बारे में ना बहुत ज्यादा गलत सहमी है लोगों में। शायद एकदम एकदम। शायद वो इसी वजह से है क्योंकि आपने जो पॉइंट कहा पहले कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो सर कॉन्टेक्स्ट सही से समझ में नहीं आया, या फिर लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अपने आप से कर लिया। तो आपने ऐसे कोई चीज देखी जो शायद थ्योरी में मेंशन है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतनी इफेक्ट नहीं देती, ऐसा आपने कुछ देखा है? एक्चुअली देखो, हम लोग गलती हम लोग से ही होता है। देखो हम लोग ना क्या करते हैं ना, एक एक श्लोक को पीस मिल के हिसाब से देखकर उसके ऊपर प्रेडिक्शन देता है। सबसे बड़ी भूल, एस्ट्रोलॉजी एक सूत्र से नहीं चलता है। मान लो तुमने कहा कि मांगलिक दोषा, ठीक है, मांगलिक दोषा मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि कोई क्लासिक में मांगलिक दोषा के बारे में नहीं है, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन उनके ऊपर होगा। देखो बहुत सारा जो पुराने किताब है ना वो गायब है, तुम भी जानते हो जो क्या हुआ था हदसन नालंदा में। बहुत सारा पुराना किताब गायब है। तो हम ये 100% नहीं बोल सकता है कि मांगलिक दोषा का इफेक्ट हमारा मुनि ऋषि नहीं जानता है। देखो हमारा बंगाल में और बहुत सारा मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, लोग मानेंगे मांगलिक दोषा है। बहुत सारा चार्ट में मैंने देखकर ही बोल देता हूँ इसका जो अनमेरिड है, मान लो 40 ईयर्स हो गया, शादी नहीं हो रहा है, होने होते होते उसका रुक गया, तो उसका मांगलिक दोषा रहता है ही। तो इसको नजरअंदाज, काल सर्प दोषा भी है, वो भी कुछ लोग बोलेंगे कि क्लासिक में नहीं है। मैं उस डिस्कस में नहीं जाऊंगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारा मुनि ऋषि सबने देखा है, लेकिन कुछ श्लोका हो सकता है कि गायब हो गया, ओके। वो खो गया। ठीक है, आप देखो मांगलिक दोषा का कोई भी दोषा हो, कालसर्प को दोषा भी हो, उसका कैंसिलेशन थ्योरी को भी देखना होगा। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, देखो तुमको एक दो श्लोका से तुम कभी प्रेडिक्शन देना। कालसर्प दोषा है, ठीक है, उसका कैंसिलेशन है कि म्यूट, म्यूट भी हो सकता है। कहीं कहीं कई बार तुम देखोगे कालसर्प दोषा है चार्ट में, वो बहुत स्ट्रगल दे रहा है, हार्डल्स दे रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वो नेटिव बहुत आगे बढ़ जाता है। हाँ, जैसे हार्डल रेस होता है ना, जंप करके करके जाता है, तो कालसर्प अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है। मांगलिक दोषा भी है, कालसर्प मैं भी मानता हूँ, लेकिन देखो और भी बहुत, मैं बोलूंगा तो रात मतलब 10-12 घंटा चला जाएगा, डिस्कस करूंगा। देखो जो अच्छा अच्छा जोग है, राज जोग, सिंहासन जोग, सब जोग होता है, 100% होता है। लेकिन तुम सब जो डीपली जो एस्ट्रोलॉजी जानेगा ना, वो जोगा क्या कैंसिल है, म्यूटेड है। मान लो तुम्हारा चार्ट में जो जोगा है, मैं एक एग्जांपल दूंगा एरिस लग्नों के लिए। देखो क्लासिक रूल्स जो मैं बता रहा हूँ कि 9th और 10th जब एक साथ रहेगा तो राजयोगा देता है। ठीक है, देखो श्लोका, आधा श्लोका पढ़ने से ना एस्ट्रोलॉजी का भी नहीं होगा। एक एक स्टेप करके नेक्स्ट
स्टेप तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर नेक्स्ट जो श्लोका में मुनि ऋषि ने बताया उस पर ध्यान नहीं देता है। तो क्लासिक का एक रूल्स है कि 9th और 10th जब एक साथ रहेगा तो राजयोगा देता है। अब देखो, बात बात का श्लोक नहीं देखता। आप एरिस लग्नों के लिए देखो, एरिस लग्नों के लिए जुपिटर है 9th लॉर्ड, सैटर्न है 10th लॉर्ड। एरिस लग्नों के लिए जुपिटर सैटर्न राजयोगा नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न उस लग्नों के लिए बाधक भी बोला जाता है और मतलब एकदम एनिमी। तो ये सब चीज ध्यान में रखना होगा। सिर्फ एक श्लोक हमारा मुनि ने बता के गया 9 और 10 संयोग से राजयोग, तो तुमको और भी श्लोक पे जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाके तुमको एस्ट्रोलॉजी थोड़ा पकड़ में आएगा। ये इजी, उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, सालों लग जाता है। जो जितना रिसर्च करेगा वो आगे जाएगा। ठीक है। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि मंगल दोषा या साढ़े सती हो गया या काल सर्प दोष हो गए, या अभी आप जैसे बोल रहे थे कि एक कोई पर्टिकुलर चीज जस्ट आपके पास क्योंकि मंगल 12, 1, 4, 8, 7 में है, उससे सिर्फ मंगल दोषा नहीं होता। उसके एकदम। लिए आपको बाकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मतलब जो लोग बोलते हैं सिर्फ कुंडली हाँ देख के, ऑनलाइन एक पढ़ के कि ये मंगल दोषा है, तो हाँ वो दरअसल सही नहीं है। तो आपको एकदम उसके लिए थोड़ा और आगे जाके आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई कैंसलेशन है क्या। वो आपको एकदम कभी आपका महादशा में वो आपको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वो कभी रिजल्ट देगा क्या, उसका रिजल्ट आपके लिए वैलिड है क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद कुंडली में होती रहती है, बट वो ऑनलाइन जो एस्ट्रोलॉजी बताते हैं या फिर जिस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, वो दरअसल सबसे ज्यादा डराने का काम ज्यादा करते हैं। वो एकदम सोचते हैं कि थोड़ा डराए। तो मैं भी वही सोचता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है कि समझने के लिए। एक, ये ऑनलाइन एक 5 मिनट में आपने पढ़ लिया या 2 मिनट में पढ़ लिया, एक वीडियो से आपने देख लिया, हाँ तो वो सही नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि सिर्फ एकदम एक श्लोका से शायद पूरी एस्ट्रोलॉजी या पूरा चार्ट समझ में नहीं आएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक कुंडली में कहाँ पे वो जैसे 9th और 10th लॉर्ड आपने कहा, तो वो कहाँ पे बेस्ड है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, तो वो उसका महादशा किस तरीके एकदम से है, कब आएगा, कौन सा हाँ कंजंक्शन है। तो बहुत हाँ सारी चीजें होती है जिससे कि वो देखा जाता है कुंडली। तो इतना आसान है नहीं, बस ऑनलाइन एक वीडियो पढ़ के आप वो बोल नहीं सकते है ना। ये जो लोग 2 मिनट 5 मिनट का काम नहीं है प्रिडिक्शन। 2-5 मिनट कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, एक दो चीज बता सकता है। मतलब इंस्टेंट कोई अगर जो हम लोग ऑनलाइन में करते हैं, फेसबुक में क्विज में भी करते हैं, ठीक है, एक चीज मुझे लगा है ये है, वो अलग बात है। लेकिन एक चार्ट डिकोड करने के लिए ना मेरा हिसाब से माना कम से कम 3 घंटा टाइम लगता है। हाँ, कम से कम। ये लोग तो सोचता ही नहीं, है। लोग तो सोचता ही नहीं है क्या 2 मिनट में ये नूडल्स नहीं है, इंस्टेंट नूडल्स बनाना काम नहीं है ये 2 मिनट में प्रेडिक्शन। हाँ, यही बात है, टाइम देना पड़ता है। उस जितना भी चाहे एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर देखो, देखो हर एक चार्ट ना, एक नया चार्ट हर एक ज्योतिष के लिए ना चैलेंजेस होता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। देखो हम लोग 800 करोड़ इंसान है, तो चार्ट के साथ चार्ट के तो मिल मिल जाता है, लेकिन सबका अलग अलग तो रिजल्ट देता है ना। तो उतना इजी काम नहीं, बहुत टाइम लगता है। मेरा हिसाब से तो कम से कम 3 घंटा टाइम लगता है चार्ट बना के। उसके ऊपर डिविजनल चार्ट देखना पड़ता है, दशांश, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाके हाँ 60% 70% उस नेटिव का कैरेक्टर, उसका ओवरऑल वेल्थ, नेचर, ये हम गारंटी के साथ बता सकते हैं। आप देखो इवेंट प्रेडिक्शन सबसे टफ चीज है। इवेंट प्रेडिक्शन, हाँ ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर अंदाजा कर सकता है आने वाला 2 महीने में आपको अच्छा होगा या बुरा होगा, या किस चीज में बुरा होगा ये भी ठीक है। लेकिन एकदम पिन पॉइंटेड इवेंट प्रेडिक्शन, ये ऊपर वाला जानता है। ये ऐसा ऐसा मैं वो गिमिक प्रेडिक्शन कभी नहीं देता। ठीक है, तो किसी को भी देना नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन भी सोचना चाहिए। आपने आपने ठीक बहुत है। बहुत अच्छी बात की है सर। मैं दरअसल ऐसे सोचता हूँ कि ये जो साइंस जो थियोरी है,
ये साइंस है, इट्स अ साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट ऐसा मुझे लगता है कि प्रेडिक्शन जो है वो एक आर्ट है, वो अलग, सबको हाँ। नहीं आता। सो इट्स अ साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट आर्ट इज अ प्योरली अ प्रेडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है प्रेडिक्शन इज प्योरली अ आर्ट। ऐसे मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ। तो सर आपने आपने एक अभी बहुत खूब बात कही कि कुछ लिमिटेशंस भी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो क्या क्या ऐसे लिमिटेशंस है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या फिर आपने क्या देखा है ऐसा कि कोई चीज है जो लिमिटेशंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो क्या लिमिटेशंस है वो? पहला लिमिटेशन है पिन पॉइंट प्रेडिक्शन देना। हाँ, उतना आसान चीज नहीं है। सबसे पहले चीज है कि किसी बंदे ने, मान लो मैं एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें आसान रहेगा। मान लो किसी ने, मेरे पास, तुम्हारे पास आया कोई क्लाइंट, तो तुमने कुछ नहीं बताया, उसका 1 महीने में एक कार एक्सीडेंट हो गया। मौत नहीं हुआ लेकिन कार एक्सीडेंट। तुम उसको नजरअंदाज कर गया तो वो आके बोलेगा आपने नहीं बताया, अब तो एस्ट्रोलॉजर है। ऐसा हो सकता है। कुछ बुरा चीज कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, भाई तुम सावधान रहो। अब देखो, हर एक चीज, हर एक प्रेडिक्शन देना, इन फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बिजनेस चला गया तो आपने नहीं बताया, ऐसा उतना आसान चीज नहीं है। यही है लिमिटेशन। और एक लिमिटेशन होगा ना, देखो ये बहुत गहरा चीज है। और एक लिमिटेशन जानते हो, मैंने शायद एक बार पोस्ट भी किया था। मान लो तुम्हारा, मैंने देखा कि तुम्हारा अभी जो चल रहा है, आने वाला 1 साल तुम्हारे लिए खराब जाएगा। लेकिन ऐसा ज्यादा खराब नहीं हुआ। उसका रीजन भी है। तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा वाइफ, शायद उसका चार्ट में कुछ अच्छा जोगा है या दशा चल रहा है, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारा बच्चे का भी चार्ट है। तो इस देखो, हम लोग जो फैमिली में रहते हैं ना, सबका ना थोड़ा थोड़ा असर रहता है हमारे ऊपर। ये बात तो हमने तुम्हारा सिर्फ चार्ट देखा, तुम्हारा वाइफ का चार्ट नहीं देखा। सही बात है। तो मुझे अंदाजा होगा कि हाँ, तुम्हारा 1 साल तुम्हारा खराब जाएगा, लेकिन तुमको उतना खराब नहीं गया क्योंकि तुम्हारा वाइफ का चार्ट में ऐसा कुछ है। वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन असर तुम्हारे पर देगा। ये बात देखो। इसलिए पराशरा, मैं तो उनको ही एक मानता हूँ जो पराशरा को फॉलो करेगा, और कोई ज्योतिष में जाने का जरूरत नहीं है। पराशरा ने क्या बताया, क्या स्वरवर्ग। देखो स्वरवर्ग क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट में, लग्न चार्ट जिसे क्षेत्र बोलता है। और क्या होता है D3, जो सिबिलिंग्स, D3 सिबिलिंग्स, D9 स्पाउस, लाख, मैं लाख को बाद में बताऊंगा, स्पाउस। और क्या होता है D12, जो पेरेंट्स, पेरेंट्स। ये सब जो 6 वर्गो बोला है, देखो सब हमारे साथ रिलेटेड, सब हमारे मेंबर है। भाई बहन D3, D9 स्पाउस, D12 पेरेंट्स, D30 हमारा बैड लक। ये सब ना, ये सब ना मतलब फिक्स मान के चलो। ये स्वरवर्ग को ना तुम उसको ज्यादा बदल नहीं सकते, तुम पेरेंट्स को तुम बदल नहीं सकते। पराशरा ने बार बार बोल के गया स्वरवर्ग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो D10 जो है, मैं एग्जांपल देने से तुमको और भी अच्छा लगे। D10 जो है, जो करियर चार्ट, you can change your career by your effort, but you can't change your parents, your siblings. That is why 6 divisional स्वरवर्ग is most मतलब इफेक्टिव जो स्वरवर्ग होता है। ये आपने ठीक आपने है। बहुत सही बात कही सर। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं 2020 में जब मैं दरअसल में इंडिया से शिफ्ट होके बाहर आ रहा था, तब मुझे बताया था कि आपके लिए ना टाइम बहुत खराब है, आगे के 1 या 1.5 साल ना आपके लिए टाइम बहुत खराब है। तो जैसे आपने कहा वैसा ही हुआ, लेकिन उतना मुझे खराब नहीं हुआ टाइम, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरे वाइफ को जल्दी जॉब लग गया, तो मेरा तो हाँ, टाइम खराब जा रहा था, लेकिन मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे वाइफ को जो जॉब लगा था उसके वजह से, मतलब वो कहना चाहते थे कि मुझे फाइनेंशियली बहुत लॉस होगा, हाँ, बट एक्चुअली हाँ, क्योंकि मेरे वाइफ को जॉब लग गया तो लॉस तो मुझे हुआ, लेकिन मुझे पर्सनली उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जॉब लग चुका था। तो थोड़ा फैमिली में इनकम आ रहा था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि यही होता है, क्योंकि एक चीज जब हम लोग देखते हैं तो इसके वजह से बहुत सारी जो चीजें है ना,
तो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस एक चीज एकदम एज ए एस्ट्रोलॉजर बस एक चीज देखते हैं, बोलते हैं कि भाई यही होगा, तो वो नहीं हाँ होता, उसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते एकदम हैं। हाँ, वही तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर ये भी समझना जरूरी है, जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं या फिर जो बताते हैं कि ऐसा ही होगा, डंके के चोट पे ऐसा ही, ऐसा नहीं हो सकता। के अंदर हजार चीजें, हम शायद बोल सकते हैं कि इट्स प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर प्रेडिक्शन इज प्रोबेबिलिटी, वन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी। हाँ, क्योंकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई शादी का भी ऐसा ही है कि शादी होगा, अब करना तो हाँ उन्हें ही है। अगर वो बोले कि एकदम मैं बैठूंगा ही नहीं मंडप में, तो अपने आप से तो शादी नहीं होगा। हम एकदम लोग सब बोल सकते। शादी का प्रेडिक्शन सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन। हम अच्छा, लोग देखते हैं कि इस समय सेवेंथ लॉर्ड, उसका ट्रांजिशन वेनस और जुपिटर का हम देखते हैं, उस हिसाब से हम बताते हैं भाई तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में ये 3 महीना तुम्हारा शादी के लिए अच्छा टाइम आएगा। अब होगा कि नहीं मैं तो गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि शादी का कोई गारंटी नहीं देता। यही बात, यही है लिमिटेशन, एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ यही लिमिटेशन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि योग आ सकता है, वो हम्म योग फलित होगा या नहीं, उसके अंदर इवेंट होगा या नहीं, ये हम लोग नहीं हाँ, बोल सकते। हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम प्रोबेबिलिटी है। एकदम तो अगर वो प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं, वो आपके एफर्ट्स के ऊपर है। जॉब लगने की हाँ प्रोबेबिलिटी है, अभी आपको हाँ प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि देहकाल प्लेस में आप हो क्या वो प्लेस में। अभी किसी को 12 साल की उम्र में अगर जॉब लगने की कोशिश करे, तो उसे जॉब हाँ लगने का चांसेस तो कम है। हाँ वही योग अगर 25 साल में आ जाए, तो हाँ, वहां पे वो जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना। तो हमें एकदम ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे आ रहा है, उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड्स क्या है, एंड देन एफर्ट्स, है ना। आप एफर्ट्स कितना ले रहे हो। अगर आपने जॉब जॉब लगना है, आपने अप्लाई ही नहीं किया, किसी से बात ही नहीं किया, तो जॉब तो नहीं लगेगा, है ना। तो आपका वो टाइम तो वेस्ट हो जाएगा वैसे ही। इतना साल से ऑनलाइन में तो हूँ, मैंने देखा जो इंटेलिजेंट लोग होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ना डाउट नहीं करता। सक्सेसफुल इंटेलिजेंट पर्सन, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। वो भी जानता है जो एस्ट्रोलॉजी कितना हद तक जाता है, उसको समझाना नहीं पड़ता है ज्यादा, वो समझ सकता है। इंटेलिजेंट सक्सेसफुल पर्सन वो जानता है। देखो पराशरा ने जो तुमने बोला ना जॉब के बारे में, देखो पराशरा ने उस जमाने में एक टर्म्स मैं बार बार यूज करता हूँ। मैंने क्विज में जब एक बातें, आप बहुत लोग वो कॉपी कर रहा है वो बात, मेरा बात नहीं है, पराशर का बात है। देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो देश काल पात्र हर एक कल्चर अलग होता है, हर एक देश का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का गवर्नमेंट जॉब। इंडिया का गवर्नमेंट जॉब देखो कितना लोग करता है, 2% मैक्सिमम। और उधर देखो स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जैसे होता है ना डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया। डेनमार्क, उधर देखो 15 से ऊपर लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो देश काल पात्रों को भी देखना चाहिए। सही बात। नहीं सर, आपने ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम लोग भी यही देखते हैं। मैं इंडिया में जब हम लोग पैदा हाँ हुए, शायद ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान हो गया या कोई हाँ ऐसा देश है जहाँ पे उतना देश का टाइम अच्छा नहीं चल रहा। जैसे हाँ मिडिल ईस्ट में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे, अभी रशिया या यूक्रेन में चल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उनका सबका टाइम खराब है, बट क्योंकि वो वहां पे है, तो उनके खराब टाइम का मतलब थोड़ा अलग होगा, अपने खिलाफ टाइम का मतलब अलग होगा। हाँ तो एस्ट्रोलॉजर को ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है कि खराब टाइम का मतलब क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल वो कहाँ पे रह रहा है, उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, कौन से एज में है। तो वही है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक साथ चलती रहती है, इतनी आसान होती नहीं है कि ये है एकदम तो ऐसा ही होगा। ये जो होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सर, मैं हम लोगों ने हाँ थोड़ा मैरिज और जॉब के ऊपर टच किया, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, श्योर आपके स्टडीज में या आपके एक्सपीरियंस से आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि अगर मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी नहीं पता, लेकिन मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब को देख के, तो मैं क्या देखूं कि मुझे पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में मेरे साथ ये होगा। कुछ भी अगर आप, मैं समझता हूँ कि 100% प्रेडिक्शन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी हम लोग कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर एक ऐसा आप टेंटेटिवली अगर आप बता सको कि 50% भी उसका चांस है
कि उसके लिए आने वाला टाइम जॉब के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हम लोग कैसे देखें? तो आप कुछ उसके ऊपर बता सकते हो तो? देखो, मेरा सबसे पहले होगा 10th लॉर्ड, ओवरऑल 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड कर्मा। अब उसको ऊपर डिटेल्स में जाओगे, 10 फ्रॉम 10 7 ऐसा डिटेल्स, मैं 10th लॉर्ड, सिर्फ 10th लॉर्ड और D10 मैं देखता हूँ। अगर दोनों चार्ट में मान लो किसी का मार्करी अंतर्दशा, दशा तो बहुत टाइम लेता है, मान लो किसी का मार्करी का अंतर्दशा आएगा, मैंने देखा कि लग्न चार्ट में मार्करी अच्छा पोजीशन में है और D10 में भी मार्करी अच्छा पोजीशन में है, मैं तब थोड़ा मुझे लगता है ये बंदा इस टाइम में जॉब में प्रमोशन या नया जॉब मिल जाएगा। मेरा सिंपल सा ये हिंट्स है, और भी देखना पड़ता है, लेकिन मेरा सिंपल था 10th लॉर्ड। और क्या है, अब और डिटेल्स में जाओगे तो देखो, चारों प्लेनेट ना कर्मा को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, ये चारों प्लेनेट 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये चारों प्लेनेट में, चारों प्लेनेट से देखकर तुमको पता चल जाएगा ये अच्छा सिचुएशन में है, इसको जॉब अच्छा मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा। ये ओवरऑल मैं थोड़ा हिंट दिया। अच्छा, और सर आप, ये तो हो गया जॉब के ऊपर। दूसरा जो सबसे कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट बात करता है, वो है मैरिज। तो मैरिज, क्या हम लोग कैसे, देखो मैरिज तो ऐसा है, क्योंकि मैरिज होगा ये एक बात है, लेकिन उसके बाद भी पूरी जिंदगी चलती रहती है। और मैरिज तो ऐसा होता है कि 100% सेम तो कभी नहीं होता, ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है। तो मैं मेरे कुंडली में आने वाले टाइम में क्या देखूं कि मैरिज अच्छा होगा बुरा होगा? मेरा अभी आने वाला टाइम थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा, मेरा आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ? अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, ओवरऑल तो चार्ट अलग बात है, जिसका खराब है वो तो ओवरऑल वो तो चलता रहेगा, लेकिन तुमने अगर पूछा कि आने वाला टाइम में स्पाउस के साथ क्या होगा या खराब या बुरा, तो D9 से इंडिकेशन मिल जाएगा। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार एक चार्ट में देखा था, उसने पूछा था आप बता सकता है 2013 में मेरा साथ क्या हुआ था। सोचो, वो मुझे टेस्ट करना चाहता था। अभी मुझे थोड़ा याद है, तो मैंने एक दिन, मैं बिजी था, नेक्स्ट दिन में मैंने देखा उसको चार्ट, थोड़ा सा याद है उसका शायद एरिस लग्न ऐसा कुछ, और वो 2013 में उसका सैटर्न का अंतर्दशा चल स्टार्ट हुआ था। मैंने देखा सैटर्न D9 में एरिस में, मतलब डेविलेशन पर है, तो मैंने उसी हिसाब से प्रेडिक्शन दिया, कुछ तुम्हारा वाइफ के साथ कुछ खराब, ऐसा कुछ तुम्हारा रिलेशन बोलो कुछ खराब हुआ था। तब उसने बोला हाँ सर, मुझे जेल जाना पड़ा, वाइफ मेरे खिलाफ केस कर दिया था, मुझे जेल जाना पड़ा। तो मैं इस कहना को थोड़ा D9 से ना, जिस लग्नो मतलब दशांतर दशा चल रहा है, D9 से तुम देखोगे तुमको इंडिकेशन मिल जाएगा। अब उतना पिन प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी तुमको फायदा होगा कि लॉसेस होगा, तो तुम D9 से उस प्लेनेट को देखो, बस यही सिंपल सा हिंट्स है मेरा। बहुत अच्छा सर, आपने एक टॉपिक के ऊपर बात किया कि 2013 में उनका महादशा कैसा होगा या अंतरदशा कैसा होगा। तो सर आप एक इवेंट प्रेडिक्शन में कौन सी चीजें हैं जो कंसीडर करते हो? और जो गोचर है, अभी गोचर फिलहाल ऐसा टॉपिक है जो इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है। गुरु एक साल में बदलेगा, जैसे गुरु बदलेगा मुझ पर क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, मिथुन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मेष के ऊपर, वो सब लोग उसके ऊपर लग जाते हैं। चंद्र जो 3 दिन में बदलता है, उसके हाँ ऊपर भी अगर चंद्र बदल गया, अब मेरी जिंदगी में क्या होगा? तो हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि आप जब आ, एक इवेंट प्रेडिक्ट करते हो कोई भी, तो कौन सी चीजें होती है जो आप कंसिडर करते हो? और दूसरा चीज, क्या ये मंथली डेली हॉरोस्कोप या ये ईयरली हॉरोस्कोप जो लिखते हैं, वो कितना एक्यूरेट होता है और वो पढ़ना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता डेली हॉरोस्कोप कभी एक्यूरेट नहीं होगा, कितना उतना टाइम कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है। मंथली थोड़ा भी हो सकता है, ईयरली हो सकता है। अब देखो, तुमने पूछा आप किस, मैं तो देखो राशि का से ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ नक्षत्र।
अच्छा नक्षत्र ट्रांजिशन किस नक्षत्र में हो रहा है, मैं उस पर ज्यादा प्रेडिक्शन देता हूँ, राशि से नहीं। राशि बाद में हो सकता है। देखो सरस्वती, अब देखो मैं अगर ये सब सीक्रेट बता दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। सरस्वती में भी फायदा हो सकता है, में भी फायदा हो सकता है। अगर शनि ऐसा, देखो मतलब तीनों साइन में, मून से पीछे साइन, उस साइन और अगला साइन, मतलब तीनों साइन तक तो 7.5 साल शनि सरस्वती देता है। हाँ अब देखो कितना नक्षत्र बदलता है। हाँ वो अगर अच्छा नक्षत्र में होगा ना, सरस्वती में भी एक नक्षत्र में सैटर्न जनरली 14 मंथ तक रहता है, वो हाँ। 14 मंथ फायदा दे सकता है अच्छा नक्षत्र को। हाँ अच्छा सर, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि इंटरनेट पे या जनरल समाज में जो समझ है कि 7.5 मतलब खराब टाइम, आप कह रहे हो नहीं कि वो है नहीं। हमें थोड़ा नहीं, और डिटेल भी देखना चाहिए कि कौन से नक्षत्र में है, क्या वो हाँ नक्षत्र अच्छा है वो पर्टिकुलर जातक के लिए, तो 7.5 भी अच्छा जाएगा। हाँ, 7.5 साल में दो दो नक्षत्र तो अच्छा जरूर देगा। अच्छा मतलब 14 मंथ, हाँ 14, 1 साल 2 महीना। इसी हिसाब अच्छा। से तुम दो नक्षत्र, कम से कम दो नक्षत्र अच्छा रिजल्ट देगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उसमें भी ये हाँ, बहुत चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ट वीक होगा तो उसको वो कुछ नहीं करेगा, वो बैठ जाता है इंसान। हाँ चार्ट हाँ। में दम होना चाहिए, लेकिन पूरा 7.5 साल कभी किसी का खराब नहीं जाता है। अच्छा उसमें भी थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ओके। तो मैं तो नक्षत्र के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता हूँ ट्रांजिशन अच्छा, में। तो सर आप ट्रांजिट में नक्षत्र कंसीडर करते हो, और कौन सी चीजें हैं जो आप एक इवेंट प्रेडिक्शन के लिए और क्या क्या कंसीडर करते हो आप? वो तो वाइटल है ही। दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा वो तो वाइटल है ही, क्योंकि ट्रिगर होने के लिए दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जरूरी है। उसके साथ उस ग्रह, मतलब तीनों प्लैनेट, दशा अंतर्दशा, उस तीनों प्लैनेट का सिचुएशन देख के हम प्रेडिक्शन करते हैं। थोड़ा अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है, अच्छा होगा इस लाइन पे, ये बता सकता है। ओके। सर एक एक चीज जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि डिविजनल चार्ट होता है और एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है? तो अभी जैसे आपने कहा कि शादी का प्रेडिक्ट करने के लिए आप D1 में देखते हो, लग्न चार्ट में देखते हो, आप D9 में देखते हो, आप ये भी देखते हो कि महादशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं शादी के लिए D9 नहीं, शादी होने के लिए लग्न चार्ट इनफ। शादी अच्छा के बाद D9 में देखता अच्छा हूं। अच्छा। थोड़ा डिफरेंस है। मतलब आप कोई भी इवेंट, जैसे जॉब पहली बार कब लगेगा, ये हम लोग शायद वो D1 डिटेल, में देख सकते लग्न हैं। और डिटेल, हाँ लग्न अच्छा, और डिटेल। D10 में देख सकते हैं, लेकिन शादी हाँ, कब होगा ये देखने के लिए लग्न वो इनफ है, लेकिन कैसा लग्न, होगा क्या होगा ये देखने के लिए हमें हाँ D9 तब देखनी D9। पड़ेगी। हाँ तो अभी अभी से समझ में आ रहा है कि ये बहुत डीप है, ये इतना इजी है नहीं जो लोग बोलते इसलिए हैं नहीं है। कि ना 7th लॉर्ड का महादशा स्टार्ट हो गया, अभी शादी हो जाएगा। अरे वो 18 साल का है, उसके शादी नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारी बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी। एकदम तो एकदम। ये हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे जा रहे हैं। मैं बस आपको एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, हम लोग को रैप कर सकते हैं कॉल, कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के लिमिटेशंस है। तो अभी एक जो जनरल लोग हैं जो चाहते हैं कि कंसल्ट करें, जो चाहते हैं कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, वो कैसे समझ सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी या ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये सही है कि गलत है? ऐसे क्या पॉइंट्स उन्हें देखने चाहिए जिससे वो समझ सके कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है या ये मुझे गुमराह कर रहा है, मुझे ये गलती कर रहा है, मुझसे ये थोड़ा कुछ और इंटेंशन है, इसका पैसा निकालना चाहता है या बाकी भी कुछ करना चाहता है। तो ये कैसे वो समझ पाए कि असली एस्ट्रोलॉजर कौन है? ये तो सबसे टफ क्वेश्चन पूछा तुमने। तो मेरा हिसाब से देखो, सबसे आसान होगा ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो तुम्हारा बारे में कुछ, तुम्हारा हैबिट, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा हाइट, ये थोड़ा पहले ही बता दो, तब जाके उसको समझ में आएगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर जानता है। मेरा छोटा सा ही टिप्स है, तो बाकी ऊपर वाला जानता है कौन एस्ट्रोलॉजर अच्छा कौन बुरा।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर थोड़े वो आपके बारे में थोड़ी चीजें सही बता हाँ पा रहा है, एकदम अगर वो आपका थोड़ा पास्ट थोड़ा प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ आपका कभी अच्छा टाइम गया, कभी बुरा टाइम गया, तो हाँ वो कह हाँ सकते हैं कि वो अच्छा इंडिकेशन है ये समझने के लिए कि एस्ट्रोलॉजर को सच में कुछ आ रहा है ना। हाँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर आगे का प्रेडिक्ट कर देता है कि 2 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा। कभी कभी वो इस तरीके से बताते हैं कि एक्चुअल में होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन उसका डर बैठ जाता है, और वो डर डर का वो लोग बिजनेस बना देते हैं पूरा, हाँ कि आपका आगे 2 साल में ये हो जाएगा, आप चलिए ये पूजा कर दीजिए, 50,000 मुझे दे दीजिए, ये कर दीजिए। तो ये यही चीज जो है ये हमें क्या बोलते हैं ना, ये मिथ जो है वो क्लियर कर देना चाहिए कि वो ऐसा बोले, शायद ये सच हो सकता है, ये झूठ। आपको उसके ऊपर नहीं देखना कि वो सच बोल रहा है कि झूठ, आपको ये देखना है कि क्या वो आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहा है, आपके हैबिट्स के बारे में, आपके अभी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, जो अब तक बीत चुका है, जो आपके पास्ट के बारे में, 1 साल के अंदर क्या हुआ, पिछले क्या हुआ, अगर वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो आगे का भी सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं। एकदम। और कभी और एक चीज है, कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को उतना मैं बोलता हूँ उतना मतलब मान लो किसी ने बहुत बुरा प्रेडिक्शन दिया, तो मैं उस क्लाइंट को बोलूंगा भाई सेकंड ओपिनियन ले लो। हाँ मेरा सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है। मान लो तो किसी ने तुमको बताया कि तुम्हारा 1 साल में इतना एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा करोड़ लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ डरा बना वाला बोलेगा, तो तुम और 2-3 एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो। मेरा इस सीधी सी बात है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये देखना है कि कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, हाँ हाँ कितना बुरा होगा और कितना अच्छा होगा ये हम लोग बता नहीं सकते, ये उसका एफर्ट्स है। एकदम एंड ऑफ द भगवान उनकी जो मर्जी है वैसे ही चलेगा, उसके सिवा तो एकदम कुछ नहीं चलेगा। हाँ तो एकदम वो ये चीज बहुत अच्छी है सर। अभी आप इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इतना सब कुछ शेयर कर रहे हो, तो सर अभी अगर मुझे आपके पास आके सीखना है तो क्या आप क्लासेस ले रहे हो, या फिर आप क्या कहोगे, आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास, अगर कोई चाहता है कि वो आपके पास आके हाँ हाँ सीखे, आपसे हम्म, कांटेक्ट करे, तो मैं आपसे हम्म। कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? आपके कांटेक्ट डिटेल्स क्या होंगे? कॉन्टेक्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अच्छा उसमें उसमें वो मैसेज कर सकता है। मेरा तो देखिए मेरा दो चीज होगा, एक होता है ऑफलाइन क्लासेस और ठीक है, एक होगा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। तो जो जिसका मर्जी है वो कर सकते हैं। मैं तो सिखाता हूँ, मैंने सिलेबस भी तुमको भेजा है, शायद देख लेना। पराशर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं सिखाता हूँ। टाइम लगता है, मैं उतना टाइम लगता है भाई, मैं उतना मतलब क्या बोलते हैं ना, टाइम देता हूँ सिखाने के लिए। हाँ, ये आपने जैसे पहले कहा था कि ये 2 मिनट नूडल है नहीं, इसमें आपको हाँ बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन से बहुत चार्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ एक एक आप एज अ टीचर आप थ्योरी सिखा सकते हो, आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सिखा सकते हो, लेकिन जिन्हें सीखना है उन्हें बहुत सारे चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके तब वो जाके मिलेगा। मैं यहाँ पे सर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुद, क्योंकि इस फील्ड में एक 17 सालों से हूँ, तो मैंने रियलाइज किया जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे यही लिमिटेशन आया कि मैं थ्योरी तो समझ रहा था, मैं किसी टीचर के पास जाके उनका एक्सपीरियंस तो समझ रहा था, लेकिन मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, मैं अपने से नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं लोगों का कुंडली देखूं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं ऑनलाइन जाऊं और ना लोगों से पूछूं कि भाई मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लिमिटेशन था ना, मैं उतना सीखा हुआ नहीं था, मैं अभी सीख रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यही सोच के एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पे मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूं कि आप आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आप सिखाइए। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ला के दूंगा जो एक्चुअल में सिखाते हैं, और मैं स्टूडेंट्स को भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपको असल में एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखना है, अच्छी तरीके से एथिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, माल प्रैक्टिसेस को पूरा इरेडिकेट करना है, आपको ये सीखना है कि किस तरीके से पढ़ें, तो आप आइए। हम लोग जैसे एस्ट्रोडेव मुखर्जी है, ऐसे ही कई एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, और एम ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ अच्छे सिखाई दे, एम ये है कि प्रोफेसर आपके साथ बैठेंगे,
आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरीके से कुंडली सीखी जाती है, और आपको लाइव कुंडली भी वो पढ़ के बताएंगे। सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ी जाती है कुंडली, किस तरीके से देखा जाता है, एक अप्रोच क्या होता है कुंडली के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की बात किया, हर एक चीज इन डिटेल हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो आप रीच आउट कीजिए हमें, मैं अपना पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर के पूरा जो आप, अगर आप सर से कंसल्टिंग लेना चाहते हो, अगर आप सर से ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो मैं पूरे सर के डिटेल, सर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप सर का डायरेक्ट रीच आउट कीजिए। सर कोलकाता बेस्ड है, अगर आप कहीं पे भी चाहते हो कि आप इसमें ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बंगाल में, तो आप सर को रीच आउट कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो हम लोग एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो टाइम नहीं हो रहा तो सर अपने भी खुद से भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, आप उनसे भी रीच आउट कीजिए, आप हमसे भी रीच आउट कीजिए। लेकिन अच्छी तरीके से सीखिए, समझिए ये कि एथिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, और उसके ऊपर ही आप फोकस कीजिए। सर कोई क्लोजिंग नोट, सर आप कुछ कुछ क्लोजिंग नोट्स आप बताना चाहते हो तो कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा। मैं तो सबसे यही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, डेडिकेशन से सीखो, बहुत कुछ सीख पाओगे। बहुत बहुत अच्छे सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू।